आज के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और जो भी देखेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ये नहीं प्रदर्शित करता है। अगला है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ए हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नई जानकारी को मतलब जो पूर्व जानकारी पहले से इसको जानकारी है उसके साथ जोड़ने पर और उसका जानकारी समृद्ध हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में सही आंसर ए हो जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह क्या है? यह सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित है। बी हो जाएगा, सीखने का प्रभाव नियम से संबंधित है। अगला है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए आंसर हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? तो शिक्षार्थियों का जो है आत्मनियमन डी आंसर हो जाएगा इसका। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो सीखने किसको नहीं माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवहारवाद का अध्ययन सीखना। तो इसमें है सीखने का लक्षण के रूप में किसे माना जा सकता है? तो बाकी इसको छोड़कर सभी को माना जा सकता है। कौन कौन? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ऐसा ही है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा, ये भी सही होगा। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती भी है, लेकिन कह रहा नहीं माना जाता है लक्षण के रूप में। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं कौन माना जाता है? तो ये व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद है, ए आंसर हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसमें है इसका आंसर ए हो जाएगा। आंसर शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी सीखा जा सकता। जैसे सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये सही हो जाएगा। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया भी होगा। इसमें कहा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं कह रहा है, तो वही हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यही नहीं होगा। अगला है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ाया? तो किसने? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट ने, जिसका सिद्धांतवाद गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ाया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? तो एक क्या हो जाएगा? इसका आंसर व्यवहारवादी हो जाएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध रखता है। अगला है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद और खाली स्थान है क्या होना चाहिए? तो उनके निदान के बाद इसका आंसर डी हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से
किसे बेहतर मानते हैं? तो इसके हो जाएगा सी आंसर होगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, जिस प्रकार प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। सामाजिक अधिगम, या जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरे को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, यह व्यवहारवादी है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध रखता है। अगला है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो अधिगमकर्ता होता ही है, इसके बाद आंतरिक व्यवस्था होता ही है, प्रेरक होता ही है, तो शिक्षक नहीं होगा। यानी सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो शिक्षक नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो क्या हो गया? इसको ऑपरेटर अनुबंधन हो गया। इसका सी आंसर हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन होगा, ऑपरेंट अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूबी ने की है। चिंतनशील सोच की चर्चा ड्यूबी ने की है। फिर अगला क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चा जो है किस प्रकार सीखता है? तो बच्चा जो है पुस्तक पढ़कर सीखता है, परिचर्या द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछकर सीखता है, यानी कई प्रकार से सीखता है। तो आंसर डी हो जाएगा, कई प्रकार से सीखता है। इसके बाद, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो जो ही त्रुटि इसमें लगा हुआ है तो क्या हो गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। त्रुटियां जो है अधिगम प्रक्रिया का भाग है। फिर अगला है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक है। सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। अगला है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी सीखने का अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसका स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, इसका प्रबलन सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना विधि, सीखने की प्रोजेक्ट विधि यानी परियोजना विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो ये सभी अवस्था के लिए उपयोगी है। मतलब बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, किशोरावस्था के लिए भी उपयोगी है, यानी उपयोग सभी के लिए प्रोजेक्ट विधि जो है सभी अवस्था के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है स्किनर महोदय का है। स्किनर का है, स्किनर का क्या है कि कथन कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित मतलब क्या सीखा जाता है? तो इसमें हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, क्या है? तो जिज्ञासा। जिसके पास जिज्ञासा रहेगा वही सीखने की कोशिश करेगा, वही सीखेगा। तो वही है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? जिज्ञासा होता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम थार्नडाइक ने दिया। तत्परता का नियम किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया। फिर अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है? चिंतन जो है अनिवार्य रूप से है एक, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, ए हो जाएगा। चिंतन जो है अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोट्स्की जो है सामाजिक पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। इसके बाद अगला है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? तो शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां है वो सी आंसर हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा इसमें से सीखने का क्षेत्र है? तो अनुभविक जो है सीखने का क्षेत्र है। इसके बाद सीखने संबंधी निरयोगताएं, सामान्यतः निरयोगता मतलब सीखने में जिसको दिक्कत हो रहा है वही निरयोगताएं हो गया। तो सीखने संबंधी निरयोगताएं सामान्यतः क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सीखने संबंधी निरयोगताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वलन का उदाहरण है? पुनर्वलन में मतलब इसमें नहीं निगेटिव, चाहे गलत नेगेटिव नहीं लगा रहेगा। पुनर्वलन का उदाहरण है तो क्या नहीं लता उत्तर 45 नहीं है, मतलब नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब पुनर्वलन इसमें नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति का सहायता नहीं कर, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है तो ये भी नहीं पुनर्वलन, ये इसमें भी नहीं है। अरे नहीं, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है तो यह इसमें भी पुनर्वलन नहीं हुआ है। सुनील तुम सही कहा, इसमें पुनर्वलन है। तो निम्नलिखित में से कौन पुनर्वलन का उदाहरण है? तो सुनील तुमने सही कहा, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है इसलिए यह इसमें पुनर्वलन है। अगला है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। किस तरह से? बच्चों में है जो स्व अध्ययन की बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो नूतन साहित्य उपलब्ध करा करके उसमें स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तवाचक यानी औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन नहीं होगा? तो योग्यता नहीं है। मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण कौन नहीं? तो योग्यता नहीं है। बाकी को होगा कौन? तो कुर्सी होगा, बल होगा, गति होगा। अगला है, खाली स्थान है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं? एक छोड़ करके बाकी जो है किसको छोड़ करके, अतिरिक्त मतलब किसको छोड़ करके निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं? तो इसका आंसर डी, मतलब डी वाला को छोड़ कर किसको? जितना संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, इसको छोड़ करके ये नहीं होगा। ये सीखने के रूप में आकलन को नहीं बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा कौन? तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, ये हो गया। अवसर लेने के लिए विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये होगा। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों का कहना, ये हो गया। तो ये तीनों जो है क्या हो गया? सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। अगला है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। सीखने के लिए आकलन के समान, बी आंसर हो जाएगा। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने के लिए प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा तत्परता से संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, मतलब ये सभी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक सभी हो जाएगा, अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। फिर अगला है, सीखने की तत्परता
किसकी ओर संकेत, मान खाली स्थान है यानी किसकी ओर संकेत करता है, तो हो जाएगा सी, सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है, तो इसमें से कौन है जो सीखने के बारे में सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। फिर अगला क्वेश्चन है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था, तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग करके किया था। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ता पर प्रयोग करके किया था। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है, बच्चों में सीखी गई निसहायता के कारण क्या है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकता है, यही कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, तो दोनों जो है विकासात्मक त्रुटि कर सकता है। अगला है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया, तो यह विचार थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो एक शिक्षक के रूप में यहाँ सी आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो अपसारी चिंतन संबंधित है। फिर अगला है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे क्या होता है, बी आंसर हो जाएगा। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, किसी चीज को देख कर, मूर्त मतलब किसी चीज को देख करके शीघ्र सीखते हैं। अगला है प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है, तो वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करते हैं। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करता है। फिर अगला है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बी आंसर हो जाएगा, जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। फिर अगला है व्यवहारवाद का करना पक्ष में आता है, किसके पक्ष में आता है, व्यवहारवाद का करना जो है पक्ष में आता है, तो सीखने के गतिक क्षेत्र के पक्ष में आता है। व्यवहार का करना सीखने के गतिक क्षेत्र में पक्ष में आता है। अगला है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है, तो ये हो गया तत्परता के नियम पर आधारित हो गया। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो तत्परता के नियम पर आधारित है। फिर अगला है अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, कौन, थॉर्नडाइक ने डी हो जाएगा इसका। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, नहीं प्रभाव का नियम किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर अगला है अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोल्हर ने प्रयोग किया। कोल्हर ने किसका प्रयोग किया, सूझ के सिद्धांत में कोल्हर ने वनमानुष का प्रयोग किया, वनमानुषों पर प्रयोग किया। यानी अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोल्हर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर।
फिर अगला है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? तो सीखने में स्थानांतरण, वह सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। अगला है, सीखना क्या है? तो सीखना क्या है? तो इसका आंसर सी हो गया, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना जो है सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती कौन? संवाद। संवाद जो है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। फिर अगला है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या होगा तभी चिंतन होगा। अगला है, क्या अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। फिर अगला क्वेश्चन है, संकेत क्या हो गया? संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। फिर अगला क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। कौन सा पहलू है? तो ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। फिर अगला क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? तो थॉर्नडाइक ने। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, यानी थॉर्नडाइक ने। फिर अगला है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है, वह सीखने की क्रिया करता है, वह क्या है? वह लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, अवरोध है, यानी विकल्प, सभी विकल्प सही होगा। फिर अगला है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? तो पुनर्बलन जो है अधिगम का भाग है। पुनर्बलन जो है किस प्रक्रिया का भाग है? तो अधिगम का भाग है पुनर्बलन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है तो सही कौन कौन है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, ये भी सही है। सीखने का क्लासिक सिद्धांत पावलोव ने दिया, ये भी सही है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल दिया, ये नहीं होगा, तो नहीं कह रहा तो आंसर डी हो जाएगा। अगला है, सीखने में प्रयास और मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में प्रयास व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी देखे हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर ने किया। अगला है, कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? तो कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। कोहलर जो है अधिगम, डी हो जाएगा आंसर, अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य, तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास के नियम भी शामिल है, प्रभाव का नियम भी शामिल है। इसके बाद इसका मतलब है बहु अनुक्रिया का नियम जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यही सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो अधिगम के प्रयास एवं मूल से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो अधिगम के प्रयास व मूल से सिद्ध किया। इसके बाद निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रेरणा शामिल है, रुचि शामिल है, अधिगम की इच्छा शामिल है, तो विषय वस्तु का स्वरूप ये शामिल नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के
अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएगा? अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, तत्परता का नियम शामिल है। इसका मतलब सी हो जाएगा। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। तो इसका आंसर नहीं पूछा जा रहा है, तो सी हो जाएगा। फिर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैभित्तिक अनुबंधन। नैभित्तिक अनुबंधन। अगला है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक स्व कार्य है, स्वयं कार्य है। अगला है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थांडाई का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। कोहलर का किससे था? तो कोहलर का वनमानुषों से था। वनमानुष पर उन्होंने प्रयोग किया था। अगला है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक स्किनर है। फिर अगला क्वेश्चन है सीखना एक तरह के व्यवहार का, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। सीखना जो है एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। फिर अगला क्वेश्चन है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बी आंसर होगा, प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम ए आंसर हो जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। फिर है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो इस आंसर 2 और 3 ए बी हो जाएगा, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। फिर अगला है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो सी आंसर हो जाए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर अगला है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो स्किनर किया था, कोहलर किया था, थांडाई किया था, एक बी एस ब्लूम नहीं किया है। अगला है निम्न में से किस कौशल में पूर्ण ज्ञान की परीक्षण आता है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो वह है ए हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षण आता है। अगला क्वेश्चन है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गेट्स व अन्य का है। फिर अगला है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा? तो यह गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। फिर अगला है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ए आंसर उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला है शिक्षा में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व सही है? तो पुनर्बलन जो है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो अभ्यास का सिद्धांत नहीं है, बाकी कौन कौन है? पुनर्बलन का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियम थांडाई के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? तो गौण नियम में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, कुछ तथ्य है। जैसे है मनोवैज्ञानिक और उनके प्रयोग किए गए उन पर जानवर, जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग किया था, और कोहलर तथा कोम्फा ने बंदर तथा चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इसके बाद है
स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। इसका पावलोव का संबंध किससे है? प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी अनुक्रिया द्वारा सीखने से संबंधित है। इसका कोहलर, कोफ्का, कोम्फा भी कहा था, कोफ्का तथा बदाइमर का सूझ सिद्धांत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसने दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर दिया या कोफ्का या कोम्फा दिया, बदाइमर दिया। इसका हल का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया? तो हल ने दिया प्रबलन सिद्धांत। इसके बाद हेगर्टी के अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने किया? तो हेगर्टी ने दिया, हेगर्टी ने। फिर अगला क्वेश्चन है पुनर्बलन क्या है? तो पुनर्बलन से तात्पर्य वैसे उद्दीपन से होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। पुनर्बलन को उन्होंने दो भागों में बांटा। धनात्मक पुनर्बलन, इसके अंतर्गत पुरस्कार, भोजन, पानी इत्यादि आता है। एक ऋणात्मक पुनर्बलन, तीव्र रोशनी, तीव्र आवाज, बिजली का झटका, ये सब आता है ऋणात्मक पुनर्बलन में। स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत में ऋणात्मक पुनर्बलन को धनात्मक पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावशाली बताया। इसके बाद है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची से तात्पर्य एक ऐसी योजना से होता है जिसमें यह उल्लेख रहता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा। पुनर्बलन अनुसूचियों को दो भागों में बांटा गया है, आंशिक पुनर्बलन या विरामी पुनर्बलन। इस पुनर्बलन में किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तथा किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। दूसरा है सतत पुनर्बलन। इस अनुक्रिया में प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। इसके बाद सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा विशेषकर कोहलर तथा कोफ्का द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। इसके बाद बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? बुद्धि प्रभावित करता है, स्वास्थ्य करता है, अभिवृद्धि करता है, सीखने की तत्परता करता है, प्रगति का ज्ञान करता है और अभिक्षमता करता है। फिर अगला है बच्चों के विद्यालय उपलब्धि में असफल होने के कारण क्या है? तो बौद्धिक क्षमता, अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावना, बालक का स्वास्थ्य, तत्परता में कमी, इसका उचित प्रेरण और मार्गदर्शन की कमी, इस सब के कारण भी असफल होते हैं बच्चे। फिर तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन और कुछ तथ्य को देखे हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।